आप सभी को नमस्कार। आज फिर एक ज्यूरिस्ट को आपके सामने लेके ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। ये एक ऐसा नाम है जिसके बगैर इलाहाबाद उच्च न्यायालय या भारत की न्याय व्यवस्था कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जगमोहन लाल सिन्हा के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एक रिनाउंड केस सामने आता है, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी एंड अद्वैतानंद। 1971 का ये मुकदमा है, लेकिन इस मुकदमे ने और इसके परिणाम ने, इसके निर्णय ने इस देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी थी। मिसेस गांधी के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत संक्षेप में ये कह सकता हूँ कि जिसे एक ज़माने में राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया कहा था, सिर्फ इस वजह से कि वो संसद में आती थी और बैठती थी तो बड़ी गुमसुम रहती थी, पार्टिसिपेट बहुत नहीं करती थी। बाद में जिसे आयरन लेडी कहा गया, जिन्होंने हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में वैसे कदम लिए जिसके बारे में आज की तारीख में सोच के भी लगता है कि क्या ऐसे लोग भी हिंदुस्तान की राजनीति में रहे हैं, जिन्हें हिंदुस्तान के कानून का, हिंदुस्तान के संविधान का पूरी तरह से ज्ञान था, जो अनुच्छेद 368 को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, जो अनुच्छेद 13 और 368 की लड़ाई के बीच में हमेशा 368 को संविधान के परिवर्तन करने की शक्ति जिसमें है उसको, उस पलड़े को भारी रखते थे, जिन्होंने जितने भी फैसले उनके खिलाफ गए माननीय उच्चतम न्यायालय ने किए उसे संविधान संशोधनों के द्वारा बदला। गोलकनाथ का केस था 1967 में, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 13 को तरजीह दी गई थी 368 की शक्तियों पर, इसे पलटा। प्रिवी पर्स का मामला पलटा। प्रिवी पर्स के मामले में रातों रात राजा महाराजा इनकी पदवी और इनको दिए जाने वाली धनराशि को ख़त्म किया था, और जब उच्चतम न्यायालय ने इसको स्टे किया था माधवराव सिंधिया के केस में, इसको पलटा। इसके बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन, भाई बैंकों 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन, आरसी कूपर का केस था, नानी पालकीवाला ने इसमें बहस की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म किया था, खारिज किया था, अलाउ की थी पिटीशन ये कहते हुए कि नहीं साहब, आप बिना पर्याप्त मुआवजा दिए हुए आप संविधान में ऐसा संशोधन नहीं कर सकते हैं जिसका प्रोटेक्शन 13 के द्वारा मिला हुआ है, भाग 3 के द्वारा मिला हुआ है, अनुच्छेद 13 के द्वारा मिला हुआ है। आरसी कूपर का ये मामला, और बाद में इसको भी उन्होंने एक संविधान संशोधन करके 24वें संविधान संशोधन से गोलकनाथ का केस उन्होंने बदला और कहा कि साहब अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों अलहदा हैं, दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव नहीं है। 25 से उन्होंने कहा कि नहीं, बैंकों का ये प्रिवी पर्स, बैंकों का नेशनलाइजेशन जो है वो बिल्कुल जायज़ है, और इसके लिए उन्होंने परिवर्तन किया और कहा कि साहब हम एक रकम देंगे, एक अमाउंट देंगे, कंपनसेशन की जगह वो जगह चेंज की, अमाउंट किया। बाद में प्रिवी पर्स के मामले को भी 26वें संशोधन से पलट दिया, और एक ऐसी लौह महिला उनके खिलाफ एक इलेक्शन पिटीशन पड़ती है। मामला 1971 का है। 1969 से भारतीय राजनीति में एक चेंज आता है। 69 में स्प्लिट होती है कांग्रेस में, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस आर बनती है। कांग्रेस आर लीडेड बाय मिसेस गांधी। वीवी गिरी साहब का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था जिसमें वीवी गिरी ने जीते थे, और कहते हैं कि इंदिरा जी का उनको सपोर्ट था। अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने वोट देने की बात कही थी, और वीवी गिरी के जीतने के बाद वो स्प्लिट हुई और कांग्रेस आर की तरफ से मिसेस गांधी आई, और क्योंकि पहली बार लोकसभा में इनको, चूँकि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कुछ जो सांसद थे वो चले गए थे, तो अल्पमत की सरकार से बचने के लिए इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का और डीएमके का सहयोग लिया, तमिलनाडु की पार्टी का। एक ऐसे प्रधानमंत्री का इलेक्शन जो चैलेंज होता है, और मैंने ये बात जो आपको याद दिलाई प्रिवी पर्सेस की, तो मैं आपको बताऊं कि प्रिवी पर्स के ख़त्म करने के बाद कहते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में इससे बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था कि पूरी रियासतों की जनता, पूरे राज्यों की जनता, राजस्थान, पंजाब, ग्वालियर,
गुजरात, इनके लोग सड़कों पर उतारू थे और वो अपने राजा को भगवान मानते थे, देवता मानते थे, डाइटीज मानते थे। और वो कह रहे थे कि साहब ये नहीं रहेंगे या ये तो बहुत गलत सी बात हो जाएगी। और ऐसा प्रदर्शन हुआ, लेकिन बड़ी मजबूती से गरीबी हटाओ का नारा और अमीरी और गरीबी के बीच में खाई पाटने वाले ये जो दो स्टेप थे। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि मिसेस गांधी के लिए एक चीज़ बहुत मज़ेदार है कि बस उनके कान में अगर कोई ये चुपके से डाल दे कि फला काम को करने के लिए एक बहुत हार्ड पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, तो वो काम वो ज़रूर करती थी। और ऐसा उन्होंने प्रिवी पर्स के मामले में किया। मोरारजी देसाई तत्कालीन वित्त मंत्री, उनको बिना कॉन्फिडेंस में लिए उन्होंने प्रिवी पर्स की समाप्ति की घोषणा की थी। और एक ऐसी महिला का, हिंदुस्तान की ब्रेव लेडी का, जिन्हें कहा जाता है कि अटल जी ने दुर्गा कहा था 1971 के बांग्लादेश के युद्ध के बाद। और ऐसे महिला का चुनाव, जब एक इलेक्शन पिटीशन आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वो कैसे आगे बढ़ती है। आइए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी एंड स्वामी अद्वैतानंद। ये अद्वैतानंद का थोड़ा बता दूं कि ये निर्दल चुनाव लड़े थे। इल्जाम ये था, आरोप ये था कि इन्हें 50,000 रुपए दे करके इंड्यूस किया गया था इन निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए रायबरेली से, और जिससे विपक्ष का मत बंटवारा हो सके और मिसेस गांधी के चुनाव को आसानी से जीता जा सके। इसमें कुछ बिंदु हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे। एक नाम आएगा यशपाल कपूर का, एक नाम आएगा पीएन हक्सर का जो प्रमुख सचिव थे इंदिरा गांधी के, एक नाम आएगा राजनारायण का, और दो बहुत प्रोमिनेंट नेम हैं शांति भूषण का और एससी खरे साहब का, और एक जूनियर जो शांति भूषण के जूनियर थे आरसी श्रीवास्तव साहब का नाम। ये कुछ नामों के बीच में और कुछ तारीखों के बीच में। वो तारीखें कौन सी हैं? 1969 के स्प्लिट के बाद ये 20 दिसंबर को इन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया, पीएम मिसेस गांधी ने, और इन्होंने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की कि साहब नए चुनाव की घोषणा की जाए। ये चुनाव 1972 में होने वाला था, लेकिन प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इसका 25 दिसंबर को आ गया, 25 दिसंबर 1970 को। और ये कहा गया कि साहब मार्च में 3, 5 और 7 मार्च को परहैप्स, हाँ, ये तारीख पोलिंग की पड़ी। और 2 फरवरी लास्ट डेट रखी गई थी, 3 फरवरी लास्ट डेट रखी गई थी नॉमिनेशन जमा करने के लिए ऑल ओवर इंडिया। और कहानी अब शुरू होती है कि जब भी राष्ट्रपति ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया तो दिल्ली में एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, और वहाँ पे ये कहा जाता है कि साहब रायबरेली, जहाँ से पहला चुनाव जीता था मिसेस गांधी ने, वो पहला लोकसभा चुनाव तो मिसेस गांधी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। कुछ ऐसी बातें आई जिसमें ये कहा गया कि नहीं, इनका चुनाव क्षेत्र परिवर्तित होगा, और वो चुनाव क्षेत्र ये रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, ये गुड़गांव से लड़ेंगी। एक पत्रकार ने पूछा कि मिसेस गांधी से कि माननीय प्रधानमंत्री, क्या आपने अपना चुनाव क्षेत्र परिवर्तित किया है, क्या आप गुड़गांव से संसदीय चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, नो आई एम नॉट। और ये चीज़ यहीं से ये बाद में एक एविडेंस के रूप में भी आता है, नो आई एम नॉट। ये बात आप याद रखेंगे। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और राजनारायण संयुक्त उम्मीदवार रहते हैं विपक्ष के। और राजनारायण के बारे में मैं बताऊं, बनारस में पैदा हुए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई हुई थी, लोक बंधु के नाम से जाने जाते हैं, थोड़े वोकल ज़्यादा थे। और लोक बंधु मतलब लोग के लिए लड़ने वाले, जन की बात उठाने वाले, और एक बहुत ही ताल्लुकेदार फैमिली से बिलोंग करने वाले, कहते हैं नारायण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, राजा चेत सिंह के ये संबंधी थे बनारस में। और राजनारायण एक ऐसा नाम था जो जहाँ नहीं भी लड़ना हो वहाँ लड़ जाने वाले की शख्सियत थी राजनारायण की।
तो बाद में 1977 में वो स्वास्थ्य मंत्री भी बने हिंदुस्तान के, और इंदिरा गांधी को उसी रायबरेली से कॉन्टेस्ट करके फिर हराया। लेकिन आइए अब आते हैं उस चीज़ पे। 1971 में घोषणा हो गई कि साहब इलेक्शन प्रीपोन होंगे और मार्च में ये पोलिंग होगी और फरवरी इसका 3 फरवरी लास्ट डेट होगी। और मिसेस गांधी का जो चुनाव था, शी वॉज रिटर्न कैंडिडेट विनिंग बाई 1,10,000 वोट्स। 1,10,000 वोटों से जीता था उन्होंने ये चुनाव। 7 को इनकी पोलिंग हुई थी, 7 मार्च 1971। डेट भी याद रखते चलें, मार्च 1971, 7 मार्च 1971। 9 तारीख को मतगणना होनी थी और 10 को रिजल्ट आने थे। लेकिन मतगणना और रिजल्ट के बीच में ही इन्होंने, राजनारायण ने एक प्रोसेशन, एक रैली, एक विजय जुलूस जैसी कोई चीज निकाली, ये मानते हुए कि हम लोग तो बहुत मजबूती से जीत गए हैं। और जब इसका मतगणना होती है, चुनाव परिणाम आते हैं, तो पता चलता है कि साहब नहीं, ये तो 1,10,000 वोटों से हार चुके हैं। कुछ 1,87,000 वोट पाई थी मिसेस गांधी और 71 या 72,000 वोट ये पाए हुए थे राजनारायण, और बहुत नॉन सिग्निफिकेंट वोट मिले थे इनको, स्वामी अद्वैतानंद को। अब इसके पहले जब चुनाव घोषित हुआ था तो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को देखते थे शांति भूषण, रिनोन्ड लॉयर और बहुत कद्दावर, कमिटेड। उनको सी राजगोपालाचारी का एक तार मिलता है, टेलीग्राम मिलता है, और ये मैं सारी बातें जो आपसे कह रहा हूँ वो 2-3 पुस्तकों पर आधारित है। द जजमेंट कुलदीप नैयर की, द केस दैट शुक इंडिया प्रशांत भूषण की, और कुलदीप नैयर की ही बिटवीन द लाइन्स, और कुछ और ऐसी चीजें, और कुछ गूगल। तो उसमें ये बात आती है कि सी राजगोपालाचारी ने एक तार भेजा शांति भूषण को, और ये रिक्वेस्ट की कि साहब कांग्रेस आर को जो चुनाव चिन्ह मिला है वो मिला है गाय और बछड़े का, काउ एंड काफ। अब ये जो गाय और बछड़ा है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक दैविक सिंबल है, प्रतीक है। गाय जो है वो कामधेनु के रूप में आती है, और हिंदुस्तान के बहुत लोग गाय को सुबह शाम प्रणाम करते हैं और देवी देवता की तरह से उसे मानते हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये तो गलत हो गया, चूंकि इन्हें मिल गया है गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह, तो इन्हें एक पॉलिटिकल एज मिलेगी और जो धार्मिक लोग हैं वो इन्हें वोट करेंगे। लेकिन शांति भूषण ने इसे मना किया और ये कहा कि नहीं, चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है इलेक्शन का, तो बीच में हम इसे नहीं फाइल करते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम इसे इलेक्शन खत्म होने के बाद इलेक्शन पिटीशन के थ्रू चैलेंज करेंगे। अच्छा, इलेक्शन पिटीशन के बारे में ये बता दूं कि इलेक्शन पिटीशन में सांसद, विधायक या जो सांसद ही प्रधानमंत्री होता है, इनके चुनाव के संदर्भ में अगर किसी भी तरह का कोई आक्षेप होता है या कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा होता है उच्च न्यायालय में, उस प्रदेश के हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में वो चैलेंज किया जाता है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, तो आरपी एक्ट में उसे चैलेंज किया जाता है और तमाम उसमें सेक्शंस दिए हुए हैं कि जिन के आधार पर अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस पाई जाती हैं तो उसमें सजा का क्या प्रावधान है और किस तरह से उस इलेक्शन को वॉइड घोषित किया जा सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स में इस बात को, और ये पिटीशन फाइल की जाती है रजिस्ट्रार के सामने, और इसमें इसकी लिमिटेशन है। और रजिस्ट्रार के सामने फाइल होने के बाद जब ये कोर्ट में पहुंचती है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें वो सीपीसी, वही प्रोसीजर लागू होता है जो ट्रायल कोर्ट में लागू होता है। सीपीसी पूरी फॉलो की जाती है, जैसे इंट्रोगेशन होते हैं और गवाही होती है, क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, और रिटन और ओरल आर्गुमेंट तो होते ही होते हैं। ये एक फिर जब ये राजगोपालाचारी जी को मना कर दिया, इधर राजनारायण को ये समझ में आया कि नहीं साहब, हम तो वो खैर इस तरह से थे कि भाई मैं तो एकदम जीता हुआ था
और जब उनके हारने की बात आई तो ये उनको बिल्कुल नागवार गुजरी ये बात, और वो दौड़ते भागते अपने एक परिचित वकील आरसी श्रीवास्तव साहब के पास आते हैं और कुछ लाइन से उन्होंने बताया कि साहब ये आधार है और इसमें रिगिंग हुई है, ये इलेक्शन फेयर नहीं है। इस इलेक्शन में मिसेस गांधी को, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उनके फेवर में बहुत सी चीज़ें की गई और जो पॉइंट्स बनाए गए, जिन आधार पर वो चैलेंज हुआ था, वो पॉइंट्स थे। पहला तो ये कि साहब राजनारायण साहब का ये कहना था कि ये जो बैलेट पेपर थे वो केमिकली ट्रीटेड थे। केमिकली ट्रीटेड थे मतलब वो वोट करते समय वो वोट किए गए इनके सिंबल पे जो राजनारायण को अलॉट हुआ था, और बाद में वो पड़ गए, चेंज हो गए इनके सिंबल पे, काऊ एंड काफ पे। और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को जो सिंबल मिला था वो महिला सूत काटते हुए, चरखा चलाते हुए। पहला तो ये था। दूसरा ये था कि इसमें सरकारी मशीनरीज का बहुत इस्तेमाल किया गया। डीएम ने चीज़ें अरेंज की, एसपी एसएसपी ने पुलिस फोर्स दी, और उस समय उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे वो हेमवती नंदन बहुगुणा थे, जो कांग्रेस ओ के थे। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम होता था तो एक प्रोटोकॉल जाता है प्रोटोकॉल ब्लू बुक एक कहते हैं, जिसमें उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने की तमाम गाइडलाइंस हैं जो सबके सामने जाहिर नहीं की जाती हैं। और बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, हेमवती नंदन बहुगुणा ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर को जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई, उनका रोस्ट्रम बनवाया, उनके लिए बैरिकेटिंग करवाई, उनके लाउड स्पीकर्स और उसका इंतज़ाम। फिर एक बड़ा इम्पोर्टेंट था कि साहब 100 से ज़्यादा जीप का इस्तेमाल किया। 23 जीप से चलते थे। यशपाल कपूर, ये एक नाम और है बहुत महत्वपूर्ण, यशपाल कपूर का। यशपाल कपूर ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी थे, एसडी हुआ करते थे मिसेस गांधी के, और मिसेस गांधी के चुनाव में वो मिसेस गांधी के साथ वो काम करते थे। आप उनको उनका पर्सनल सेक्रेटरी समझ सकते हैं। और यशपाल कपूर को ही मिसेस गांधी ने अपना चीफ एजेंट डिप्यूट किया हुआ था रायबरेली के इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में। और चौथा जो था वो ये था कि साहब इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के उसका जहाज का, एरोप्लेन्स का, और अपने मूवमेंट में चुनाव जगह पे जाते हुए उसका इस्तेमाल किया है, इंडियन एयरफोर्स के विमानों का। फिर इन्होंने जो काम किया वो जो रिगिंग में आता है या करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि इनके ऊपर एक जो धनराशि प्रिस्क्राइब थी 35,000 रुपये से ज़्यादा आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव प्रचार में नहीं खर्च कर सकते हैं। इन्होंने 35,000 से ज़्यादा का खर्च किया है, इन्फ्लुएंस किया है। एक आरोप था कि साहब इन्होंने शराब बंटवाई है, साड़ियाँ बंटवाई हैं, जाड़े का समय था, फरवरी में कंबल बंटवाए हैं। एक और आरोप था जिसमें यह कहा गया कि वोटर्स को उनके घर से उठा करके लाया गया है वोट दिलवाने के लिए, वो इन्फ्लुएंस किया गया है, खाना खिलाया गया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये सारी बातें लेके आते हैं। और आरसी श्रीवास्तव से जब सारी चीज़ें ड्राफ्ट हो जाती हैं तो राजनारायण ने कहा कि नहीं साहब, सीनियर काउंसिल इसमें हम इंगेज करते हैं शांति भूषण जी को। शांति भूषण के पास ये लोग गए रात में। शांति भूषण ने सब देखा और सबसे पहले स्ट्राइक डाउन किया ये उस एक आरोप को जिसमें ये कहा गया कि साहब ये बैलेट पेपर केमिकली ट्रीटेड हैं। और इस तरह से करके फिर वो एक दूसरी लिस्ट बनती है, और जो दूसरी लिस्ट बनती है जो ड्राफ्ट होती है उसको मैं अगर पढ़ दूं कि कौन कौन सी चीज़ें थी, तो पहला था कि बैलेट पेपर केमिकली, इसको उन्होंने हटा दिया। और अद्वैतानंद को जो खड़ा किया गया था 50,000 रुपये दे करके, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा, रजाइयाँ और साड़ियाँ बांटी गई थी। सवारी गाड़ी, चौथा, सवारी गाड़ी से वोटर लाए गए। पांचवा, पैसा सीमा से अधिक खर्च किया गया। छठा, यशपाल कपूर जो ओएसडी थे, जो यहाँ पर आकर के इनके चीफ एजेंट का काम कर रहे थे, दरअसल वो एक गजटेड अफसर थे और बिना इस्तीफा दिए वो यहाँ काम कर रहे थे। इस्तीफा उन्होंने दिया 13 तारीख को। इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ, इस्तीफा उन्होंने दिया पीएन हक्सर साहब को, प्रमुख सचिव को, जो मिसेस गांधी के थे। पीएन हक्सर साहब ने कहा कि साहब हमने ओरली इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके गजट हुआ एक्सेप्टेंस का राष्ट्रपति के द्वारा 25 जनवरी को। तो
अब ये अच्छा 25 जनवरी को जो एक्सेप्ट हुआ वो तारीख 25 जनवरी एक्सेप्टेंस की थी, लेकिन ये बैकडेट से एक्सेप्ट हुआ था कि 14 जनवरी से, और ये यहाँ पे आकर के 1 जनवरी से ही ये काम करना शुरू कर दिए थे ये यशपाल कपूर साहब। तो ये जो डेट है 7, 13 और 25 की यशपाल कपूर के लिए, ये जानकारी में रखना जरूरी है। फिर सरकारी अधिकारियों का सहयोग था, फिर आर्म्ड फोर्स को वो किया गया था, और द सिंबल ऑफ काउ एंड काफ एक रिलीजियस सिंबल था। ये जो अंतिम 3 है, सरकारी अधिकारियों का सहयोग, आर्म्ड फोर्स के हेलीकॉप्टर और प्लेन्स का प्रयोग, और काउ एंड काफ की सिंबल का प्रयोग, इस चीज को शांति भूषण जी ने जोड़ा था उस फाइनल ड्राफ्ट में कि नहीं ठीक है, हम इन चीज़ों को लेते हैं। और मजे की बात, जब ये पिटीशन दाखिल हुई रजिस्ट्रार के पास और दाखिल होने जा रही थी, तो राजनारायण साहब दौड़ते भागते आए एक रात पहले, और उन्होंने शांति भूषण से कहा कि मुझे रात भर नींद नहीं आई है। ये वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेरा मजबूत तर्क है कि ये केमिकली ट्रीटेड है, आप इसको बाहर मत निकालिए। खैर वो उन्होंने उसमें शामिल किया, और फिर बहस और ये सारी चीज़ें चलती रहीं। और इसको सबसे पहले ये बात भी बतानी जरूरी है कि जस्टिस ब्रूम के, डब्ल्यू ब्रूम के ने सबसे पहले इसे एक्सेप्ट किया था, इशू नोटिस किया था अपोजिट पार्टीज को, मतलब रिस्पोंडेंट नंबर 1 मिसेस गांधी और रिस्पोंडेंट नंबर 2 अद्वैतानंद। और उसके बाद वो रिटायर हुए दिसंबर 1971 में। फिर उनके रिटायरमेंट के बाद इस पे जस्टिस BN लोकुर साहब आए, बहुत थोड़े समय के लिए वो इस केस को देखे। उसके बाद जस्टिस KN श्रीवास्तव, 1974 में फाइनली ये केस सेटल हुआ, फाइनल आर्गूमेंट हुआ, रिटन आर्गूमेंट, ओरल आर्गूमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना जब मिसेस गांधी कटघरे में आई। और ये मिसेस गांधी का ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं ठीक है, मैं आकर के, मैंने बताया ना कि CPC इसमें चलती है, क्रॉस एग्जामिनेशन की बातें होती हैं, और इसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए वो चाहती आती, नहीं चाहती नहीं आती, लेकिन उन्होंने खुद इंसिस्ट किया, जैसा कि बाद में SC खरे साहब ने, जो उनके लॉयर थे, उन्होंने बताया कि नहीं वो खुद चाहती थी कि वो इस चीज़ को फेस करेंगी, और बहुत कॉन्फिडेंट थी। ऑब्वियस सी बात है कि नेहरू की बेटी थी और बहुत कठोर उनकी परवरिश हुई थी। नेहरू ने, आपने नेहरू की चिट्ठियां अगर पढ़ी होंगी तो देखा होगा कि किस कदर से छोटी इंदिरा को ही वो क्या क्या बात बताते थे पूरी दुनिया की। बाद में गांधी के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ वो पढ़ी लिखी, तो बहुत एक ब्रेव और बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत करेजियस लेडी थी, और बहुत विजनरी थी, थोड़ी जिद्दी भी थी। ये एक इशू है कि वो बहुत लोगों को समझती नहीं थी।